उस दिन सुबह के करीबन 10 बज रहे थे। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों ही सोफे पे बैठे हुए थे। अनामिका जाके रमेश के बगल में खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो गए। शारदा और प्रसाद का चेहरा उदास था। रमेश इस चीज को गौर करता है और कहने लगता है, क्या हुआ माँ, तुम दोनों इस तरह उदास क्यों हो? कोई बात है जो मुझसे कहना चाहती हो? सिर्फ तुमसे नहीं, तुम दोनों से एक बात कहनी थी, अब तुम्ही से कहती हूँ। सासू माँ जल्दी बताइए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैंने कुछ कर दिया क्या? अगर गलती हो गई तो कह दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। बेटा रमेश, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक पत्नी है, तुमने शादी करके रिश्ते निभाने का वादा किया है, अब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। शारदा की ऐसी बातें सुनने के बाद रमेश और अनामिका एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ये देखकर शारदा विस्तारित रूप से बताती है, बेटा रमेश, अब से अलग रहना होगा। कल से तुम लोग अलग खाना पकाओगे, तभी तुम लोगों को अच्छे भले का समझ होगा। कैसे मेहनत करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाना है, तभी तो जिंदगी का पूरा ज्ञान होगा। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश और अनामिका बड़े आश्चर्य होते हैं। फिर खुद को संभालते हुए अनामिका कहती है, अलग परिवार क्यों शुरू करना? आप तो है ना, आप हमें खर्च करने से पहले भला बुरा बता दीजिए, बस हो जाएगा। हम जिंदगी भर तो नहीं रहेंगे ना बहू, जिंदगी में कब क्या हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। जीवन रहते रहते चीज को जान ले, अनुभव कर ले तो ही बेहतर है। मैं अच्छे से समझ गया हूँ, तुम हमें क्यों अलग करना चाहती हो माँ। अब तुम अनामिका को भी ये बात समझाओ बेटा। समझाऊंगा माँ। मैं समझ गई हूँ माँ जी, आप हमें क्यों अलग करना चाह रही है। जिस दिन आपके बेटे से शादी करके इस घर में आई, उस दिन से हम आपकी एक बात नहीं सुनी। जब तब घर से बाहर चले जाते थे, बाइक से हम दोनों घूमते रहते थे, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं। तुम लोग बड़ों को हमेशा गलत तरीके से ही लेते हो। अब तुम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, इसलिए मैं और तुम्हारे पिताजी ने सोच विचार के ये फैसला लिए है। हम लोग तुम्हें 2 काव और जमीन देंगे, अब कहाँ जाके रहोगे तुम ही लोग जानो। ऐसा कहकर शारदा उठ के किचन की तरफ चली गई। प्रसाद दूसरे तरफ अपना मुंह घुमा के चुपचाप मन ही मन रोने लगते हैं। रमेश और अनामिका बिना कुछ कहे घर के ही बगल में एक दूसरे घर में जाके नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। 2 गाय जो उन्हें मिली थी उसका देखभाल अनामिका ही करती है। रमेश खेत में काम करता था और हरी हरी घास ले आकर उन्हें खिलाया करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब अनामिका के 2 बच्चे होते हैं और 2 से अब 4 गाय हो जाती है। अनामिका, देखते देखते समय गुजर रहा है, हमारी बच्चियां भी बड़ी हो रही है। धीरे धीरे हमें उनकी शादी के लिए पैसे बचाने होंगे, पता नहीं बाद में क्या हो। मुझे तो ये सब सोचकर ये बहुत डर लग रहा है अनामिका। डरने की बात नहीं है, मैं भी वही सोच रही थी, पर आपने कह दिया और मैं कह नहीं पाई। लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे कर पाएंगे। दूध बेच के जो पैसे आते हैं उससे बच्चों का स्कूल फीस, घर का राशन पानी, यही सब हो जाए वही बहुत है, पर हम पैसे कहाँ से बचाएंगे। इसी दौरान दामोदर नाम के एक जमीन के मालिक, जिनके पास 20 एकड़ जमीन थी, वो उनके घर आते हैं। क्या हो गया दामोदर जी, आप यहाँ पे? पूछने आया था, गाय के गोबर अगर बेचोगे, एक ट्रैक्टर गोबर का कितना लोगे? ये बात सुनकर अनामिका और रमेश को कुछ समझ नहीं आता है, वो क्या कहेंगे। एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर दामोदर कहते हैं, देखो बाबू, मेरे 10 एकड़ जमीन है, मुझे 10 ट्रैक्टर गोबर लगेगा। गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है, मैं एक ट्रैक्टर का 2000 दूंगा। 2000 देने की बात सुन के रमेश और अनामिका बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। गोबर लेके मैं तुरंत पैसे दे दूंगा, सोच के बताना। रमेश और अनामिका थोड़ा हटके जाके चर्चा करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। दामोदर उन्हें एडवांस भी कर देते हैं। देखो बेटा, ये एडवांस है, कल मैं ट्रैक्टर लाऊंगा और बाकी पैसे भी दे दूंगा। उनकी बातें सुन के अनामिका और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। पैसे पाकर रमेश जाके चिकन खरीद के ले आता है। अनामिका बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाती है, सभी पेट भर के खाते हैं। फिर उस रात अनामिका, रमेश और दोनों बच्चे चैन की नींद सो जाते हैं। अगले दिन दामोदर ट्रैक्टर लेके रमेश के यहाँ गोबर लेने आता है। रमेश व अन्य एक व्यक्ति ट्रैक्टर में गोबर लोड कर देते हैं। फिर दामोदर रमेश को बाकी पैसे भी चुका देता है।
रमेश और अनामिका उन पैसों को खर्च किए बिना सारे पैसे जमा कर लेते हैं। गाय के गोबर बेच के भी हम पैसे कमा सकते हैं, ये मुझे अब पता चला। जब भी मैं गाय को चराने जाऊंगी, अपने सर पे एक टोकरी भी ले जाऊंगी और जहाँ जहाँ गोबर दिखेगा सब मैं टोकरी में डालती जाऊंगी। सब इकट्ठा करके मैं घर पे ले आऊंगी और उन गोबरों को घर पे लाके ढेर करके रखूंगी। हाँ अनामिका, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी और जहाँ भी गोबर दिखेगा मैं भी उसे उठाकर घर ले आया करूँगा। तब से रमेश और अनामिका कड़ी मेहनत करते थे और अपने गायों का अच्छे से देखभाल करते थे। उन्हें हरी हरी घास खिलाते थे और गोबरों को सोने जैसा सम्मान देते थे और जो भी उनसे खरीदने आता था उन्हें वो बेच दिया करते थे। इस तरह पैसे जमा के वो खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। वो एक नया घर खरीदते हैं। गृह प्रवेश में वो शारदा और प्रसाद को बुलाते भी हैं। उनके आने पे शारदा प्रसाद के पैर छू के वो आशीर्वाद भी लेते हैं। माँ जी, उस दिन जब अलग होने को कही थी तो बहुत गुस्सा आया था, पर अगर हम आपके साथ रहते तो हर चीज के लिए हमें लगता घर पे बड़े हैं वो सोच लेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ में आती, पर अब हम समझ गए हैं। अब से हम मिलके एक साथ रह सकते हैं। अनामिका के इस प्रस्ताव पे शारदा और प्रसाद अपनी मंजूरी दे देते हैं और सब एक साथ खुशी खुशी जीने लगते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेगिस्तानी इलाके में चट्टानों और पत्थरों में अपने बेटे हरीश का हाथ थामकर चारों ओर देखती है और आगे बढ़ती है बेचारी बहू अनामिका। 10 साल के हरीश के पैरों में दर्द होने लगा, वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए एक चट्टान के ऊपर अनामिका और हरीश दोनों जाके बैठ गए। देखो बेटा, तुम इसी पत्थर पे बैठो, मैं अपना जरूरत का पत्थर ले आती हूँ, तब तक कहीं मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह अनामिका कहती है। फिर जो उसे पत्थर चाहिए था उसे ढूंढने के लिए वो चली जाती है। बड़े ही कष्टों के साथ उसे ढूंढ के अपने सर पे उठा के वो वहाँ ले आती है जहाँ उसका बेटा हरीश बैठा हुआ था। बेटा, अब चलो हम चलते हैं। माँ, आपने इतना बड़ा पत्थर क्यों उठाया है? हम चलते चलते बात करेंगे, तुम भी एक छोटा सा पत्थर उठा लो बेटा। माँ के कहने पे हरीश भी एक छोटा सा पत्थर उठा लिया और अपने सर पे रख लिया। फिर माँ बेटे बात करते करते अपने घर पहुँच जाते हैं। फिर पत्थरों को सही जगह पे रख देते हैं। माँ, अब इस पत्थर को आप तराशेंगी है ना? हाँ बेटा, इन पत्थरों को तराश के उसे बेचकर जो पैसे कमाते हैं उसी से तो 2 वक्त खाते हैं। जाओ, अब तुम जाके बहन के साथ बैठ के पढ़ाई करो। माँ के कहने के मुताबिक हरीश घर के अंदर चला गया। वहाँ भाव्या और शारदा चारपाई पे बैठ के बातचीत कर रही थी। हरीश को देखकर भाव्या पूछने लगती है, भैया माँ भी आ गई क्या? हाँ बहन, वो बाहर है, उन्होंने हमें पढ़ाई करने को कही है। बच्चे, तुम लोग यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, मैं बहू के पास जाती हूँ। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से बहू अनामिका के पास आई। उस वक्त वो तराशे हुए पत्थरों को गाड़ी के ऊपर रख रही थी। रात में इन मूर्तियों को बेचने जाओगी बहू? इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। अगर आज हम इन मूर्तियों को बेचेंगे तभी जाके हम कल कुछ खा पाएंगे, नहीं तो हमें भूखे सोना पड़ेगा। ध्यान रखना बहू, ज्यादा अंधेरा मत होने देना, समय अच्छा नहीं है। 1-2 मूर्तियाँ बेच के ही तुम घर लौट आना। ठीक है माँ जी, बच्चों के साथ घर पे सावधानी से रहिएगा। शारदा को इस तरह से कहते हुए बहू अनामिका उन पत्थरों की मूर्तियों को लेकर बेचने चली जाती है। मूर्तियाँ ले लीजिए, मूर्तियाँ, पत्थरों की मूर्तियाँ, हाथों से बने बहुत ही खूबसूरत पत्थर की मूर्तियाँ, इस तरह से चिल्लाती है। फिर वो मूर्तियों को लेकर 2-3 गली गली घूमती है। वहाँ कमला नाम की एक महिला उसे रोकती है। वो एक मूर्ति लेती है, उसका भाव लगाती है और अनामिका को पैसे दे देती है। फिर अनामिका से मूर्ति लेकर वो घर के अंदर चली जाती है। अनामिका फिर आवाज लगाते हुए मूर्तियाँ बेचने लगती है। अब जब अंधेरा उतरने लगा, अनामिका घर वापस आने लगी। बीच सड़क पे सुधाकर नाम के एक आदमी के साथ दुर्घटना हो गई थी। वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। वहाँ से सभी गुजरने वालों से वो गुहार लगा रहा था, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वो विनती कर रहा था, पर जो भी लोग उस सड़क से गुजर रहे थे आहा उहू कर रहे थे, पर वहाँ से आगे बढ़ जा रहे थे। कोई उसे मदद नहीं कर रहा था। पर जैसे अनामिका उस आदमी को देखती है उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे एक जगह पे बैठाती है,
फिर अपने बोतल से उस आदमी को वो पानी पिलाती है। सुधाकर को थोड़ी राहत मिलती है। फिर अपने पत्थरों की मूर्तियों को हटाकर अपने ठेले में सुधाकर को बैठाती है और उसे धकेलते हुए पास के अस्पताल में ले जाती है। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। तभी भी बहू घर नहीं लौटी है, इस बात से सासू माँ बहुत परेशान थी। माँ वापस नहीं आई है, इस वजह से बच्चे भी बहुत परेशान थे। उधर अस्पताल में सुधाकर की जांच करके सारे घाव में मरहम पट्टी करके डॉक्टर कहते हैं कि ये खतरे से बाहर है। तब जाके अनामिका थोड़ी खुश होती है। सुधाकर अनामिका को पैसे देने जा रहा था। इंसानियत के खातिर मैंने आपको मदद की है, पैसों के लिए नहीं। पैसे अगर देने ही है तो मेरी मूर्तियों को खरीद के आप पैसे दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाम अनामिका है, पास के ही दीमापुर गांव में रहती हूँ। मैं पत्थरों को तराश के मूर्तियाँ बना के बेचती हूँ। ठीक है, आप ये मूर्ति दे दीजिए और पैसे लेकर जाइए। उसके कहे मुताबिक अनामिका उससे पैसे ले ली। फिर वो अपने ठेले के पास आए। वहाँ से एक पत्थर की मूर्ति लेकर वो सुधाकर के पास वापस गई। बहुत ही सम्मान के साथ वो मूर्ति जाके वहाँ रख दी। फिर नमस्कार करके वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद ठेले को ढकेलते हुए वो धीरे धीरे घर पहुँचती है। घर पहुँच के सासू माँ और बच्चों को सारी कहानी खुल के बताती है। भगवान तुम्हारा भला करे बहू रानी। फिर चावल सब्जी खा के अनामिका और भाव्या एक बिस्तर पे सो जाती है और दूसरे बिस्तर पे शारदा और हरीश सो जाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन अनामिका जब घर के बाहर बैठ के पत्थरों को तराश रही थी, तभी वहाँ पे सुधाकर की गाड़ी आके रुकती है। अनामिका जाके उनका अभिवादन करती है। उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी देती है। सुधाकर जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। शारदा और बच्चे भी बाहर निकल आते हैं, पर उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश उन्हें नहीं मिले। सुधाकर ने जब पूछा तो बताया उन्होंने कि पैसे कमाने के लिए वो दोनों शहर गए हुए हैं। सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुकाना है मुझे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बताता हूँ। मेरे खुद के कंपनी के मालिक वो चाहते हैं कि 1116 शिवलिंग वो स्थापित करे और उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। फिर अचानक से मुझे अस्पताल में कही गई तुम्हारी वो बात याद आ गई, इसीलिए मैं अपनी कार लेके यहाँ आ गया। उनकी बातें सुनकर अनामिका, शारदा, बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने अनामिका को कुछ अग्रिम पैसे दिए। देखो, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, पर मुझे एक हफ्ते के अंदर 1116 शिवलिंग चाहिए, इसीलिए कुछ अग्रिम पैसे दे रहा हूँ। बाकी रकम मैं तुम्हें तब दूंगा जब मैं सारे शिवलिंग ले जाऊंगा। पैसे मेरी सासू माँ को दे दीजिए। कहे अनुसार सुधाकर ने पैसे जाके शारदा को दे दिया और वहाँ से चला गया। शारदा, अनामिका और बच्चे सभी शिवलिंग बनाने के लिए आवश्यक पत्थर इकट्ठा करते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। अनामिका दिन रात के अंतर किए बिना शिवलिंग तराशने में लग जाती है। इस तरह एक हफ्ते के अंदर अनामिका 1116 शिवलिंग बना लेती है। फिर जैसा सुधाकर ने कहा था, वो एक ट्रक ले आता है। फिर उसमें 1100 शिवलिंग चढ़ाकर शारदा अनामिका को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और उन पैसों से अनामिका अपनी सास, बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।